सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अब हम रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड जिसका नाम है एसए 550। ये जो रिवीजन होगी इसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑफ आईसीए स्टडी मटेरियल, आरटीपी एंड एमटीपी एंड पास्ट एग्जाम सब अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक अच्छे सीए स्टूडेंट की तरह वीडियो पे अटेंडेंस लगाएंगे। कैसे? वीडियो को लाइक करके। अगर चैनल पे नए नए आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। अब सर एक बात बताओ, ये जो आप बोर्ड नोट से हमको रिवाइज कराने वाले हो, ये बोर्ड नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? ये बोर्ड नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर। सो लेट्स बिगिन विद एसए 550 रिलेटेड पार्टीज। सबसे पहले आप देख सकते हो 5 और 5 रिलेटेड है। ठीक है, 5 और 5 रिलेटेड है तो इससे आप इसका नाम याद रख सकते हो। इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज। अब सर सवाल आता है, हम ये स्टैंडर्ड पढ़ी क्यों रहे हैं, हम ये ऑडिट करी क्यों रहे हैं, हमको क्यों जानना है रिलेटेड पार्टीज के बारे में? देखो, आपका काम है बस ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है सर। अब क्या कोई एप्लीकेबल एफआरएफ है जो कहता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अकाउंट होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज होनी चाहिए? आंसर इज यस। सर ये चीज हमने पढ़ी थी अकाउंट्स में, इंड एएस में, कि इंड एएस 24 और एएस 18 ये दोनों कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए डिस्क्लोजर किसका? सर रिलेटेड पार्टी की तीन चीजों का। ये तीन चीजें क्या है? एक तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, फिर उसके बाद आपने उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन करी, और ट्रांजैक्शन के बाद क्या बैलेंस बचा, वो सारी की सारी चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है। तो मान लो अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो वो बात आप डिस्क्लोज करो, उस सब्सिडरी को अगर आपने कोई सेल करी तो वो भी डिस्क्लोज करो, और सेल करने के बाद मान लो वो आपकी डेटर है तो वो बैलेंस भी आपने डिस्क्लोज करके चलना है। ये बात तो सर हम अपने एफआर में सीखते हैं। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको सबसे पहले तो रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप समझनी है। कौन होल्डिंग कंपनी है, कौन सब्सिडरी है, कौन एसोसिएट है, कौन कैसे है, सारी रिलेशनशिप्स इसको समझनी है। सो ही हैज टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। फिर वो जो रिलेटेड पार्टी है उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुई ये भी इसको समझना है। सो अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। इससे ये रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर। सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात हम कहां करते हैं? वी टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन एसए 240, जब मैंने कहा था कि मान लो आपकी पेरेंट कंपनी आप पे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस करती है, आपके साथ ऐसी ट्रांजैक्शन करती है विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वहां पे सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज आपको यहां पे देखना है कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं, ट्रांजैक्शन है, ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हो, क्योंकि अगर ये डिस्क्लोज्ड होंगी तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देंगे, अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। अगर ये डिस्क्लोज्ड होंगी तभी आप इंश्योर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग, अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। ठीक है सर। एंड लास्टली हमें चाहिए एविडेंस। सर एविडेंस किस चीज को लेके? कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, ट्रांजैक्शन है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आरपीआरटी, से विद मी, आरपीआरटी। आरपीआरटी का मतलब है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया, फिर इनको अकाउंट किया, एंड लास्टली इनको डिस्क्लोज किया एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। यानी जो भी आपका एएस 18 है, इंड एस 24 है, उसके हिसाब से ये आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ये तीन कीवर्ड्स याद रखना। आरपीआरटी को क्या करना है? आईएडी, आइडेंटिफाई, अकाउंट एंड डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रिलेटेड पार्टी होती कौन है? हु इज अ रिलेटेड पार्टी? तो ऐसे 550 कहता है कि रिलेटेड पार्टी वो है जिसको डिफाइन किया गया है इन द एप्लीकेबल एफआरएफ। यानी अगर आपके इंड एस 24 में रिलेटेड पार्टी डिफाइंड है तो आप वो डेफिनेशन फॉलो करो, एएस 18 में रिलेटेड पार्टी डिफाइंड है तो आप वो डेफिनेशन फॉलो करो, यानी जो आपके एप्लीकेबल एफआरएफ में डेफिनेशन है आप वो फॉलो करके चलो। बट सर अगर हमारे एफआरएफ के अंदर रिलेटेड पार्टी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दे रखी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी। सर कौन कौन? ऊपर वाली, नीचे वाली, साथ वाली। से विद मी, ऊपर वाली, नीचे वाली, साथ वाली। ऊपर वाली का मतलब है जो आपको कंट्रोल कर रही है वो रिलेटेड पार्टी। नीचे वाली मतलब जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो वो रिलेटेड पार्टी। और साथ वाली का मतलब है जिसके साथ आप कॉमन कंट्रोल में हो, जिसके साथ आप कॉमन कंट्रोल में हो उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी। तो यही बात यहां लिखी है। ऊपर वाली का मतलब है पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज
कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज योर क्लाइंट, एग्जांपल पेरेंट कंपनी। नीचे वाली का मतलब है अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी दैट मींस योर क्लाइंट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लाइक योर सब्सिडरी और एसोसिएट। सब्सिडरी पे कंट्रोल, एसोसिएट पे हमारा होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वाह सर, एफआर की याद आ रही है। फिर उसके बाद साथ वाली एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। सो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक एंटिटी है बीबी लिमिटेड। यस पीपल, बीबी लिमिटेड का जो कंट्रोल है ना एसके लिमिटेड पे भी है और एक के भाई साहब एके लिमिटेड पे भी है। तो क्या मैं कह दूं एसके लिमिटेड पे कौन कंट्रोल कर रहा है? बीबी लिमिटेड। एके लिमिटेड पे कौन कंट्रोल कर रहा है? बीबी लिमिटेड। तो क्या ये दोनों कॉमन कंट्रोल में आ गई? हाँ, तो ये दोनों हो गई रिलेटेड पार्टी, ये दोनों हो गए रिलेटेड पार्टी। सो यस, दीज आर कंसिडर्ड टू बी इन कॉमन कंट्रोल, सो दे आर ऑल्सो रिलेटेड। अब सवाल आता है कॉमन कंट्रोल आता कैसे है? तो सर तीन केसेस बन सकते हैं, या तो आपके ओनर्स कॉमन है, या फिर आपके ओनर अलग अलग है बट वो दोनों रिलेटेड है, दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स। सो इफ यू हैव ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर देन ऑल्सो इट इज अ कॉमन कंट्रोल। या फिर आपकी जो की मैनेजमेंट है वो कॉमन है, यानी मेरी एंटिटी का सीईओ और एके लिमिटेड का जो सीईओ है वो दोनों सीईओ सेम है। सो इफ इट इज अ कॉमन की मैनेजमेंट अगेन दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। तो 100 बात की एक बात ध्यान रखना, रिलेटेड पार्टी कौन है? सर जो डिफाइन किया एप्लीकेबल एफआरएफ में, या फिर ये तीन केसेस का मतलब है ऊपर वाले जो आपको कंट्रोल करते हैं, नीचे वाले जिनको आप कंट्रोल करते हो या आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हो, या फिर साथ वाले का मतलब है एंटिटीज अंडर योर कॉमन कंट्रोल। अब सर इसकी एक एक्सेप्शन है, कॉमन कंट्रोल की एक एक्सेप्शन है, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% शेयर है अंबानी लिमिटेड में, 51% शेयर है अडानी लिमिटेड में। तो क्या मैं कह दूं अंबानी और अडानी लिमिटेड दोनों कॉमन कंट्रोल में आ गई? हाँ सर। अगर हम ऐसे 550 की डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो दे आर तो रिलेटेड पार्टीज, दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। बट भैया एक बात बता दो, बीइंग अ गवर्नमेंट ये तो बहुत सारी एंटिटीज को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी एंटिटीज पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या सारी एंटिटीज रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी? आंसर इज नो, दिस इज अ एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है सर, दे आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड अनलेस ये दोनों एंटिटीज एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करें या सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज शेयर करें। अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करी, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज शेयर करें, तो फिर आप इनको रिलेटेड पार्टी मानोगे। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? यस सर। अब सर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने इंड एस 24 में भी कुछ सीखा है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंड एस 24 कहता है कि अगर ऐसा कुछ है, सर कैसा कुछ है, एंटिटी का किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी भी गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के साथ कोई रिश्ता है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई रिश्ता है जिसकी वजह से उसकी कोई रिलेटेड पार्टी बन रही है, तो ऐसे केस में सर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? नेम ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है जिसके साथ उसका रिश्ता है, ठीक है सर। एंड नेम ऑफ द गवर्नमेंट के साथ साथ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपका गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो नेम ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप विद द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो भी रिलेशनशिप है वो आप डिस्क्लोज करो, ठीक है सर। उसके बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है विद द एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हम कौन से एग्जांपल ले रहे थे, अंबानी लिमिटेड और अडानी लिमिटेड, तो आपने ये तो बता दिया गवर्नमेंट के नाम और गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता है, फिर एज अ अंबानी लिमिटेड मुझे ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरी अडानी लिमिटेड के साथ क्या क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई है। फिर से बता रहा हूं, मेरी अडानी लिमिटेड के साथ क्या क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये इंडिविजुअली भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, कलेक्टिवली भी सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो आई ऑल्सो नीड टू डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये पहले ओल्ड कोर्स में आया करता था, अब रिसेंटली आईसीएआई ने इसको एक एमटीपी में भी डाला। एमटीपी सितंबर 25, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक की एडिशन फाइल दी है ना, मैंने कहा था टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन से ले लेना, जस्ट सर्च क्वेश्चन बैंक एडिशन, आपको मिल जाएगी आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, वहां पे भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है, बड़ा मजा आएगा। देखो क्या कहता है,
ये क्वेश्चन कहता है एनालाइज दिस इशू फेस ड्यूरिंग द फाइनलाइजिंग ऑफ रिपोर्ट। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सेज। सर ये कहता है सीए चिराग इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25। Turnover of this company was 10,000 crore from sales of electricity. During the audit, Chirag found that company had procured spares for transmitters for 700 crore from abroad through a corporation named PCDC India Limited. So देखो हो क्या रहा है, हमारी जो एंटिटी है उसका नाम है ECL, हम ले लेते हैं ECL हमारा क्लाइंट है, ठीक है सर। इसका टर्नओवर कितना है, इसका टर्नओवर है 10,000 करोड़। और ईसीएल ने क्या करा है, ईसीएल ने कुछ प्रोक्योर किया है या आप कह लो परचेज किया है। परचेज कितने रुपए का किया है, इन्होंने परचेज किया है 700 करोड़ का, 700 करोड़ की परचेजेस करी हैं फ्रॉम पीसीडीसी, ठीक है, पीसीडीसी लिमिटेड। अब सर एक बात समझना, जो हमारी ये दोनों एंटिटीज हैं ईसीएल और पीसीडीसी, ये सर दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। इन दोनों को कंट्रोल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मैं बोल दूं ये जो दोनों एंटिटीज हैं ये कॉमन कंट्रोल में आ गई? हाँ सर, ये कॉमन कंट्रोल में आ गई। अब सर जब ये कॉमन कंट्रोल में आ गई, इसके बाद ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पता नहीं 10 कहां से आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईसीएल लिमिटेड जो हमारा क्लाइंट है, दे आर प्रिपेयर्ड एज पर इंड एस फॉर 31st March 25। इसके अंदर कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं था फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स। चिराग हैड अ क्वेरी एज टू वेदर एनी एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। मैनेजमेंट कहती है नहीं, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। एनालाइज दिस इशू, हमारा काम क्या है, इस इशू को एनालाइज करना रिपोर्ट फाइनलाइज करते हुए। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं बोल दूं ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, 700 करोड़ इज नॉट अ लेस अमाउंट? यस सर। अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है तो क्या डिस्क्लोजर देना है? हाँ सर। आपने अभी अभी हमको सिखाया 2 डिस्क्लोजर देने जरूरी है एज पर इंड AS 24। गवर्नमेंट का नाम हम लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या रिलेशनशिप है, हमारी पेरेंट कंपनी है, उसका हम पे कंट्रोल है, फिर नेचर एंड अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्रोक्योरमेंट करी है फ्रॉम दिस एंटिटी, क्या नाम था इस बदमाश का, पीसीडीसी लिमिटेड फॉर 700 करोड़। तो दिस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब आंसर कैसे लिखना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप रेफरेंस दोगे इंड AS 24 की, ठीक है सर। फिर आप बोलोगे रिपोर्टिंग एंटिटीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस विद गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करो तो वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। या फिर एनी अदर एंटिटी विच इज अ रिलेटेड पार्टी बिकॉज द सेम गवर्नमेंट हैज कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बोथ द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अदर एंटिटी। यानी यहां पे अनदर एंटिटी कौन सी है, जो आपके साथ कॉमन कंट्रोल में आती है। तो यहां पे इन्होंने क्या सिखाया सर, सिंपल सी बात है, इंड AS 24 के हिसाब से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो विद द गवर्नमेंट जो आपको कंट्रोल कर रही है या उसका आप पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो विद अनदर एंटिटी जो आपके कॉमन कंट्रोल में आती है, बिकॉज गवर्नमेंट आपको भी कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल कर रही है, तो आपको ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जेम्प्ट। बट कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ यू आर अप्लाइंग दिस एग्जेम्पशन, आपको कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर क्या? यही बात हमने सीखी, हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता है। दूसरी चीज, जो कॉमन कंट्रोल वाली एंटिटी है उसके साथ आपने जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, वो भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप यहां पे ऐसे 550 का रेफरेंस दे सकते हो कि आप ये इंश्योर करो कि जो भी आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, दीज आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रिवीजन में बताई थी, दैट दीज आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड, डिस्क्लोज, आइडेंटिफाइड भी आना चाहिए एज पर एप्लीकेबल FRF। डील डन? डन सर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, चुपचाप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो 1 या 2 लाइन में, एंड लास्ट में बोलो
मैनेजमेंट की जो कंटेंशन है कि कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, गलत है, मैनेजमेंट को आता ही नहीं है। मैनेजमेंट की कंटेंशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट टेनेबल। क्या क्वेश्चन करके मजा आया? क्लियर है यहां तक? यस सर। अब सर जो भी बातें अभी तक पढ़ी हैं एक बार आ जाओ फटाफट इनको बुक से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। सो अभी हमने स्टार्ट किया ऐसे 555 और 5 रिलेटेड पार्टीज। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ये ऑब्जेक्टिव वाली जो चीज है ये बस आपने रीड करके चलनी है, समझ के चलनी है। हमारा काम क्या है एज अ ऑडिटर, अंडरस्टैंड करना क्या क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशंस हैं और जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं। एंड जब आपने ये सब चीजें देख ली तो उसके बाद आप कंक्लूड करो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे गिव अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये फेयरनेस वाली बात हम कब करते हैं? व्हेन वी आर यूजिंग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। या फिर आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग व्हेन यू आर यूजिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अल्टीमेटली हमको चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कि जितने भी आरपीआरटीज हैं, कम ऑन से विद मी, आरपीआरटीज, मुंह में दही नहीं जमाना, बोलना है आरपीआरटीज, दे आर प्रॉपरली आईएडी, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई करने के बाद अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमको चाहिए एज अ ऑडिटर। अब सर रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन होती है ये हमने यहाँ पे डिस्कस करी, फटाफट बताओ। एज डिफाइंड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इसकी बात नहीं करता तो ये कौन थे सर? तीन, ऊपर वाले, ओए नीचे वाले, और आखिरी में आ गए हमारे साथ वाले। ऊपर वाले यानी एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी। नीचे वाले यानी अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। साथ वाले यानी एंटिटी अंडर द कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल कैसे आ सकता है? कॉमन ओनरशिप, ओनर्स आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, कॉमन की मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन पे मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया। जब भी एंटिटीज कॉमन कंट्रोल में आती हैं ड्यू टू स्टेट, स्टेट का मतलब है इनके ओनर या तो कोई नेशनल गवर्नमेंट है, कोई रीजनल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो हम इनको रिलेटेड नहीं मानेंगे अनलेस ये बदमाशी करें। बदमाशी यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज विद वन अनदर। अब इसके बारे में इंडिया 24 भी कुछ कहता है कि हमें ऐसे केस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर क्या? गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता है, गवर्नमेंट का हम पे कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, साथ ही साथ जो दूसरी एंटिटी है जिसके साथ आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, ये भी आपने डिस्क्लोज करके चलनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब इस स्टैंडर्ड में हम ये 5-6 बातें पढ़ने वाले हैं, इनको बस रीड करके चलना, कुछ नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या? इंगेजमेंट टीम डिस्कशन। हम एज अ इंगेजमेंट टीम, एज अ ऑडिट टीम रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या क्या डिस्कशन करेंगे उसकी बात करेंगे। फटाफट पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसका प्यारा सा क्वेश्चन भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। आ जाओ। तो सबसे पहले सर एंगेजमेंट टीम क्या डिस्कस करेगी? एंगेजमेंट टीम ये डिस्कस करेगी कौन कौन रिलेटेड पार्टीज हैं, उनका हमारे से क्या रिश्ता है, हमारी उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हैं। सो व्हाट दे विल डिस्कस? बेसिक नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ आरपीआरटीज। आरपीआरटी यानी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। अब एक बात बताओ, ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगी सर? रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन का पता चल सकता है। तो द सेकंड पॉइंट दे विल डिस्कस इज रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट दैट कैन इंडिकेट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। अब सर जब भी आप इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रहे हो, आंख बंद करके गो थ्रू करेंगे या फिर अलर्ट होके? अलर्ट होके। अलर्ट होने को क्या कहा जाता है? एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सो द थर्ड पॉइंट सेज मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। अगर अलर्ट रहोगे तो क्या पता कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल जाए या ऐसी ट्रांजैक्शन मिल जाए जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी है। सो इट कैन इंडिकेट सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस नॉट डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। अच्छा, अगर मैनेजमेंट से कोई रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करनी रह गई यानी इनके क्या खराब है? इंटरनल कंट्रोल खराब है। सो लास्ट पॉइंट आप समझ जाओगे मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है टू द इंटरनल कंट्रोल्स फॉर आरपीआरटी आईएडी। आईएडी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। तो यही 5 बातें हैं जो एंगेजमेंट टीम डिस्कस करती है। एकदम फ्लो में ध्यान रखना, बहुत ही ईजी है।
सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ आरपीआरटीज, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। कहां मिलेंगी? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जब रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ रहे तो आंख बंद करके नहीं, अलर्ट रह के। एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। इससे क्या मिलेंगे? सर्कमस्टेंसेज विच कैन इंडिकेट द आरपीआरटी इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग इंटरनल कंट्रोल्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आप समझ जाओगे इंपॉर्टेंस अटैच टू द इंटरनल कंट्रोल्स फॉर IAD, I for identification, A for accounting, D for disclosure of the related party relationships and transaction। इसी के ऊपर सर ICA ने क्वेश्चन पूछा था मई 22 में। आ जाओ देखो क्या कहता है। Highlight the matters that are to be addressed in the discussion by CAZ with engagement team with reference to relevant standard on auditing। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक ऑडिट टीम है जिसमें CAZ एंगेजमेंट पार्टनर है, CAQ एक पेड असिस्टेंट है, 3 आर्टिकल असिस्टेंट है। CAZ ने देखा huge amount of सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स वर मेड टू JB एसोसिएट। हमारी एंटिटी कौन है? JKL लिमिटेड। पेमेंट किसको कर रही है? JB एसोसिएट को। ठीक है सर। अ पार्टनरशिप फर्म इन विच द डायरेक्टर ऑफ JKL लिमिटेड इज मैनेजिंग पार्टनर। ध्यान से समझना, एक इंसान है जो JKL का डायरेक्टर है और JB एसोसिएट का मैनेजिंग पार्टनर है। क्या मैं कह दूं यहां पे कॉमन कंट्रोल हो गया? देयर इज अ कॉमन की मैनेजमेंट। यस, तो ये दोनों क्या हो गई सर? ये हो गई रिलेटेड पार्टीज। ओहो हो। engagement team discussed that SA 315 risk assessment, SA 240 fraud includes specific consideration of the susceptibility chances of the financial statement to material misstatement due to fraud and error which can result from JKL Limited's related party relationships and transaction। तो बताओ रिलेटेड पार्टी को लेके ये लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको ये 5 बातें बताई यही की यही अपने आंसर में लिखनी है। तो अगर आप ICA का आंसर भी देखोगे, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, आपको ICA का आंसर दिखाएं। पांचों के पांचों वही के वही पॉइंट्स मिलेंगे। आ जाओ मार्किंग करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर। ये कहां मिलेंगी सर? ये मिलेंगी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ RPRTs। रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स देखते वक्त अलर्ट रहना। थर्ड पॉइंट, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। क्या पता आपको कोई RPRT मिल जाए। जैसे ही अलर्ट रहोगे तो क्या मिलेंगे सर? फोर्थ पॉइंट क्या था? circumstances or condition that indicate RPRT is not disclosed by the management। and last point आपको पता चल जाएगा importance that management and TCWG attach to internal controls for IAD, identification, accounting and disclosure of RPRTs। क्या पहला कॉन्सेप्ट along with the questions क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ मित्रों, जब आपको एंगेजमेंट टीम डिस्कशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सर क्या? स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर। पहले स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रिवीजन में। यहां पे सर अब हम ऑडिट प्रोसीजर की बात करेंगे। ठीक है, बहुत डिस्कशन वाला टाइम पास हो गया, एंगेजमेंट टीम ने डिस्कशन कर ली ना। अब हम फोकस करेंगे ऑडिट प्रोसीजर पे। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है? आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। अंडरस्टैंडिंग लेके आप देखते हो कहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अब जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वहां आप दोगे रिस्पॉन्स, यानी वहां आप करोगे टेस्टिंग। अब इसके अंदर सर कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में फिर कुछ मीठी मीठी बातें होंगी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन विद TCWG और डॉक्यूमेंटेशन। पानी के 2 घूंट लगाओ और गेट रेडी फॉर फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, देखो क्या कहता है ये टॉपिक। आपने बस समझ के चलना है, ध्यान से फोकस करना। जब भी मुझे अंडरस्टैंड करनी है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये आपका CA इंटर का टॉपिक है, हम सेफ्टी के लिए कवर करें, स्टडी मटेरियल में नहीं है फाइनल के। मेरे को क्या समझना है सर? सबसे पहले तो अगर आपको समझना है रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो आपको खुद को तो सपना आएगा नहीं, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से पूछो कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, फिर उनसे पूछो तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता है, तो वो बताएगा हाँ ये हमारी होल्डिंग लगती है, ये हमारी सब्सिडरी लगती है, ये हमारी एसोसिएट लगती है। फिर उनसे पूछो जो ये रिश्ता है इसके बाद क्या तुमने कोई ट्रांजैक्शन करी? अगर ट्रांजैक्शन करी तो कोई बैलेंस बचा,
ये सब टाइम पास वाली इंक्वायरीज आप कर सकते हो। सो द फर्स्ट इंक्वायरी इज आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, पिछले साल से क्या चेंजेस है वो पूछ लो। फिर उस रिलेटेड पार्टी का तुम्हारे से रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है वो पूछ लो। और रिलेशनशिप के बाद पूछो क्या तुमने उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, और अगर करी तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या ये बेसिक इंक्वायरी हम कर सकते हैं? हाँ सर। इसके बाद जब आपने ये इंक्वायरी कर ली अबाउट दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, फिर आप एंटिटी के कंट्रोल्स को समझो, अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी। अब एक बात बताना, एज अ ऑडिटर रिलेटेड पार्टी को लेके हमें क्या चाहिए? सर दो चीजें। एक तो चीज जो हमने अकाउंट्स में सीखी कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, ट्रांजेक्शंस है, बैलेंसेस है, इनका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमने लॉ में सीखी, सर लॉ में क्या सीखा? सेक्शन 177 कहता है ऑडिट कमेटी का अप्रूवल, सेक्शन 188 कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन का अप्रूवल, कुछ केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का अप्रूवल। तो जो भी लीगल कंप्लायंस है उसको लेके भी प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए। तो यही बात यहां लिखी है। सबसे पहले अकाउंट्स वाला पॉइंट याद रखना कि जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, अकाउंट एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लॉ वाली बातें ध्यान रखना कि देयर शुड बी प्रॉपर ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अच्छा, रिलेटेड पार्टी जैसी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? सर वो ट्रांजैक्शन जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, जिसको हम ऑडिट में बोलते हैं ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जहां पे रिलेटेड पार्टी की फील है। तो इनका भी प्रॉपर ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें, इनको बस आप रीड करके चलोगे। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे हो, मैंने बताया था ना आपको कि रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड पार्टी मिलेंगी, अलर्ट रहना। You need to exercise professional skepticism, so remain alert when inspecting the records and document which can indicate existence of related party relationships and transaction not identified or not disclosed to the auditor. अब अगेन सर ये रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आप इंटर में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, फिर भी मैं कहूंगा सीए फाइनल लेवल के लिए कोई भी 5 रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स याद रख लेना। सबसे पहले, मुझे रिलेटेड पार्टी कहां मिल सकती है? सर अगर आपने कोई बैंक कंफर्मेशन ली तो हो सकता है आपकी एंटिटी के साथ साथ उसकी किसी रिलेटेड पार्टी की कंफर्मेशन भी साथ साथ आ जाए। लीगल कंफर्मेशन ली तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा लीगल केस पता चल जाए जिसमें एंटिटी और उसकी रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले रहे हो तो वहां पे भी रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। सो सबसे पहले व्हेन यू आर टेकिंग कंफर्मेशन, बैंक, लीगल और एनी थर्ड पार्टी, तो वहां मिलेगी रिलेटेड पार्टी। दूसरा, आप देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में पता चलेगा असली में कंट्रोल किसका है, जिसका कंट्रोल है वो रिलेटेड पार्टी है। तो जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है शेयर होल्डर्स के, टीसीडब्ल्यूजी के, यहां पे आपको की मैनेजमेंट पता चल सकती है, तो यहां से भी आपको रिलेटेड पार्टी का पता चल सकता है। बाकी जो भी अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है, हियर आल्सो यू कैन फाइंड द रिलेटेड पार्टी। सो 3 पॉइंट क्या हो गए? कंफर्मेशन, मीटिंग्स किसकी? शेयर होल्डर्स की, टीसीडब्ल्यूजी की, एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। अब सर एग्जांपल ऑफ अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई भी 5-6 पॉइंट्स आप याद रख लो। सबसे पहले 2 पॉइंट्स, इन वाले 2 पॉइंट याद रखना जो इन से स्टार्ट हो रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। सो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको पता है कि भाई जब भी हम ये रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें एक सेक्शन होता है 48(2), इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना अगर आपकी कोई रिलेटेड पार्टी होती है तो उसको जो भी आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिखा रखा होता है तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। ओ, तो ये बहुत हमने बड़ी चर्चा करी थी क्लास में, अभी के लिए बस इतना समझ लो, इनकम टैक्स रिटर्न में भी रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। ऐसे ही इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में भी रिलेटेड पार्टी मिल सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स का पता चलेगा। तो इन वाले 2 पॉइंट याद रखना, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी रिलेटेड पार्टी कौन थी? सर ऊपर वाले, नीचे वाले। ऊपर वाले यानी जो हमारे शेयर होल्ड करते हैं, शेयर होल्डर रजिस्टर से पता चल जाएंगे। नीचे वाले यानी हमारी जो सब्सिडरीज है, एसोसिएट है, वो आपको इन्वेस्टमेंट से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो पहला पेयर हो गया इन वाला, दूसरा पेयर हो गया ऊपर वाले नीचे वाले। तीसरे कौन से हो गए? सर तीसरे हो गए हमारे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। तो जहां पे भी उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साइन किया है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन मैनेजमेंट है, दे आर योर रिलेटेड पार्टीज। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, यहां से भी आपको आपकी रिलेटेड पार्टीज मिल जाएंगी कि जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी है दे आर योर रिलेटेड पार्टी, तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो 6 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? आईएन वाले, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट।
ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वाले हमारे शेयर होल्डर तो उसके लिए देखा शेयर होल्डर रजिस्टर, नीचे वाले कौन है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लस जो एंटिटी को रन करती है की मैनेजमेंट वो भी रिलेटेड पार्टी होती है। तो उनको कहां से पहचानेंगे सर, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कर रखा है वहां से पहचान लो। और जो हमारे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी है वो सेक्शन 184, जिन्होंने लॉ पढ़ रखा है उनको पता होगा कि आपको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप ऐसी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो जहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है विद द एंटिटी जहां पे आपका इंटरेस्ट है। तो अगेन कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के स्टेटमेंट्स उन्होंने फाइल करे तो वहां से भी आपको रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वाले। क्या ये बेसिक बातें क्लियर हैं? हाँ सर, बाकी पॉइंट्स रीड भी करके चलोगे तो काम चल जाएगा। अब सर सीए फाइनल लेवल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उसके पास तरफ जा रहे हैं, स्पेशल केस नंबर 1 और 2। स्पेशल केस 1 क्या कहता है कि मान लो आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है सर, ऑडिट करते करते आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई या रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिल गई जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं कर रखी। ओ, तो अगर आपको मिल जाती है कोई अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन तो क्या होगा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, मतलब ये आप सीए इंटर में नहीं पढ़ते, सीए फाइनल में पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाओ इसी केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, ठीक है सर। स्पेशल केस नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड एंड अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। गेट रेडी। हाँ जी दोस्तों, अगर मैं बैठा हूं अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ, ठीक है, मैं हूं एक आर्टिकल इंटर और मुझे अचानक एक रिलेटेड पार्टी मिल गई, तो बताओ आप क्या करोगे? सर हम एक्साइटेड हो जाएंगे, हमको लगेगा वाह एक ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई जो मैनेजमेंट ने नहीं बताई। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक्साइटेड होकर पूरी टीम को बताएंगे। एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताता है कि देखो यार मेरे को रिलेटेड पार्टी मिली है। अब सर एक बात बताओ, अगर मुझे कोई रिलेटेड पार्टी मिली है या कोई ट्रांजैक्शन मिली है, अल्टीमेटली उसका करना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। क्या वो हमारा ऑडिटर का काम है या मैनेजमेंट का? सर मैनेजमेंट का। तो हम मैनेजमेंट को बुलाएंगे और बोलेंगे मैनेजमेंट इधर। सबसे पहले तो एक बात बता कि ये जो रिलेटेड पार्टी मिली है ना, इसके साथ और क्या क्या ट्रांजैक्शन है, जाके ट्रांजैक्शन लेके आ। फिर ठीक है, जब वो ट्रांजैक्शन लेके आ रहा है तो हम दूसरी चीज उससे ये पूछेंगे, एक मिनट रुक, हमें जो रिलेटेड पार्टी मिली वो तेरे इंटरनल कंट्रोल क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? ठीक है, तो दो चीजें करनी है। सबसे पहले जो रिलेटेड पार्टी मिली उसके लिए उसको बोलेंगे और ट्रांजैक्शन लेके आ। दूसरी चीज आप क्या करोगे सर? दूसरी चीज हम ये करेंगे कि कहीं ना कहीं उससे सवाल करेंगे कि भैया एक बात बताओ, हमने तो आइडेंटिफाई कर ली, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? क्या तीनों स्टेप्स क्लियर है? हाँ, सबसे पहले हमने एंगेजमेंट टीम में डिस्कस किया, फिर हमने मैनेजमेंट के साथ बोला कि मैनेजमेंट और ऐसी ट्रांजैक्शन लाओ, प्लस हमने मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया कि इंटरनल कंट्रोल फेल क्यों हो गए। अब एक बात बताओ, हाँ, एक्साइटमेंट के अंदर ना मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। सर क्यों? अब वो जो एक्स्ट्रा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लाएगा उसकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी तो मेरे को ही करनी है। हाँ, तो हमारी कहीं ना कहीं टेस्टिंग बढ़ जाएगी। अब लास्ट में सर जो भी ये सारा मामला हुआ है, ठीक है, जो भी ये सारा मामला हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा। सर क्या सोचना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है लोग जानबूझ के हमसे रिलेटेड पार्टी छुपा रहे थे? कहीं यहां पे कुछ काला तो नहीं, दाल में कुछ काला तो नहीं? सो देयर कैन बी सम रिस्क। हो सकता है ये इंटेंशनली हमसे छुपा रहे थे, तो अगर इंटेंशनली छुपा रहे हैं सो भैया यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। यही बात आपका स्टैंडर्ड कहता है, सेम फील के साथ। जितना फील से पढ़ोगे उतना ऑडिट प्यारा लगेगा। अब देखो क्या कहता है। सबसे पहले एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताता है, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर एंगेजमेंट टीम मेंबर, हाथों हाथ उनको बताओ। फिर मैनेजमेंट को बुलाओ, वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। और पूछो उनसे why the internal control failed to identify or disclose the related party relationship or transaction। अब सर जब वो ट्रांजेक्शन लेके आएगा तो टेस्टिंग तुमको ही करनी है। परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन। एंड लास्ट में सोचना जरूर। सर क्या सोचना? रिकंसिडर द रिस्क that other related parties and related party transaction can exist that management has not identified or disclosure। and अगर आपको लगे ये intentional है, देयर कैन बी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो फिर वो जो फ्रॉड की इंप्लीकेशंस है वो आपको रिकंसिडर करनी पड़ेंगी।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, इसी के ऊपर आईसीए ने क्वेश्चन पूछा था नवंबर 24 में। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को देखो। हो, इतना बड़ा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं, लास्ट लाइन पढ़ो। हाईलाइट द एस्पेक्ट्स मेसर्स एसटीएन कंपनी विल कंसिडर ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ previously undisclosed related party transaction with reference to relevant standard on auditing। ये क्वेश्चन इतना सही है, ये आपको बस फालतू की बात दे रखी है थकाने के लिए, तो इसको आप क्या करोगे? इग्नोर। तो अब अपना आंसर स्टार्ट करो ऐसे 550 के साथ, एक एक करके पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। सर वो कहां है? ये रहा। प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट यानी टाइमली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू ऑल द एंगेजमेंट टीम मेंबर। उसके बाद हमने किसको बुलाया? मैनेजमेंट को। सर मैनेजमेंट को हमने क्या बोला? ये वाला पॉइंट रहा मैनेजमेंट वाला। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर। फिर हमने मैनेजमेंट से एक सवाल भी पूछा। सर क्या सवाल पूछा? इंक्वायर वाई द एंटिटीज कंट्रोल्स फेल टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टी। अब जब वो पार्टियां लेके आया तो मैंने अपना काम बढ़ाया। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। कैरी आउट सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजेक्शन। एंड लास्ट में सर सोचेंगे। मैंने कहा क्या? रीअसेस द रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी। अगर लगता है इंटेंशनली डिस्क्लोज नहीं किया तो आपने इसका इंपैक्ट देखना है ऑन अदर इंप्लीकेशंस ऑफ ऑडिट। यहां पे फ्रॉड रिस्क हो सकती है और फ्रॉड रिस्क के हिसाब से फिर आपको और चीजें करनी पड़ेंगी। क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, इनकी नंबरिंग पे जाओगे तो कभी भी ऑडिट नहीं समझ पाओगे, बट हां अगर ऐसे लॉजिकल फ्लो में चलोगे तो भैया प्यार हो जाएगा। क्या पांचों के पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं? लास्ट बार आ जाओ, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट शुभम सर ने सिखाया, एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताते हैं, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर एंगेजमेंट टीम मेंबर। फिर मैनेजमेंट को बुलाओ और उनसे पूछो और क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है विद दिस न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। फिर उनसे पूछो कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। एंड सर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारिए, जो वो ट्रांजेक्शन लाएगा उस पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एंड सोचो, रीअसेस द रिस्क रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ट्रांजेक्शन टू बी डिस्क्लोज in financial statement, and if you feel that it is intentional then it can have other audit implications। done 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 sir। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? सर आपने कहा था दो स्पेशल केस है, एक तो हमको नई रिलेटेड पार्टी मिली, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिले रिलेटेड पार्टी के साथ दैट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है नेचुरली जनरली ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं होती। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। हमारे पास क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हितेश। हितेश किसका धंधा करता है? टेक्सटाइल का धंधा करता है। तो हितेश ने क्या करा है, अपना एक वेयरहाउस है अंबाला का, उसको रेंट पे दे दिया एक लड़की को जिसका नाम है हितेशी। वाह सर। एंड बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा, बदले में ये कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा, बट हाँ इसको कुछ थ्रेड्स मिलते हैं, इसको कुछ थ्रेड्स मिलते हैं फॉर टेक्सटाइल बिजनेस एट कंसेशनल रेट। ये कहीं ना कहीं कंसेशनल रेट पे क्या करता है? थ्रेड्स वगैरह ले लेता है। क्या मैं बोल दूं ऐसी ट्रांजैक्शन जनरली नहीं होती? सर नहीं होती। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं इट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? यस सर। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब भी आप देखोगे ना कंसिडरेशन नहीं मिल रही, ठीक है, आप हितेश से पूछोगे कि भैया अगर तुमको कंसिडरेशन नहीं मिल रही ना तो बताओ क्या मिल रहा है, तो वो तुमको बताएगा कि मुझे ना ये जो हितेशी है ये थ्रेड सप्लाई करती है, हमारे कपड़ों के लिए थ्रेड सप्लाई करती है एट कंसेशनल रेट। सो व्हेनेवर यू फाइंड सच ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों बदमाशों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंस्पेक्ट करो, फिर इवेल्युएट करो इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। एंड इसी के साथ साथ जो भी हितेश आपको ज्ञान दे रहा है कि भाई हमारी ये ट्रांजैक्शन की टर्म्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, उन टर्म्स को बस देखो कि जो भी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं दे आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। यानी हितेश से जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन आ रही है वही बातें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं। तो पहली चीज क्या करेंगे, जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दिखेगी हम उसका क्या देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें देखना, सबसे पहले चीजें लॉजिकल होनी चाहिए, उसका कोई बिजनेस रैशनल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। फिर जो बातें हितेश मुझे बता रहा है, जो मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन दे रही है, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड सर जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट वाली दो बातें देख ली, अब अपनी पे आ जाओ। सर अपनी पे आ जाए यानी
अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिखती है तो आपको दो ही चीजें चाहिए, अकाउंट्स के हिसाब से डिस्क्लोजर, लॉ के हिसाब से ऑथराइजेशन. सो जस्ट मेक श्योर दैट द ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड लॉ के हिसाब से इट इज प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड. दैट्स ऑल यू वांट एज अ ऑडिटर. क्लियर है? क्लियर है सर. तो एक बार फटाफट अगर आप अपनी किताब पे देखोगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाली बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई सिंगल पार्टी डोमिनेट करती है और इसके कोई कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल नहीं है, कोई प्रॉपर चेक्स नहीं है, तो अगेन इट कैन बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज पार्टी, नवंबर 24 का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. अब सर लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, एवरीवन प्लीज फोकस. अगर हमको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल जाती है विच इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? मैं रात के 4 बजे भी उठाऊं ना तो बोलना कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखोगे इसका बिजनेस रैशनल क्या है. ठीक है सर. दूसरी बात, जो भी टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है दे आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन. बेसिक पॉइंट मत भूल जाना, अकाउंट्स के हिसाब से इसका अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. लॉ के हिसाब से इट शुड बी ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड. दीज आर ऑल योर पॉइंट्स. क्लियर है? क्लियर है सर. अब 3 बेसिक बातें हमेशा ध्यान रखना. रिलेटेड पार्टी को लेके हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस रीड करना. हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनके साथ ट्रांजैक्शंस हैं, दीज आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एंड साथ ही साथ दे आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. टीसीडब्ल्यूजी से क्या कम्युनिकेट करेंगे? जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं इन कनेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, वो आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करो. इसी पॉइंट पे मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, रेडी रहना. डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो जो भी रिलेटेड पार्टी के नाम है, ठीक है, उनके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शन करी है एंटिटी ने, ये दोनों चीजें एज अ ऑडिटर आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर. अब एकदम बढ़िया 2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं. एवरीवन गेट रेडी. सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आईसीए ने दे रखा है. आ जाओ इसको करते हैं. पानी के 2 घूंट लगा लो. देखो क्या कहता है. हाउ डू यू व्यू अबव ट्रांजैक्शन एज ऑडिटर ऑफ माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना. ठीक है सर. एक बंदा है जो लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है. लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? फ्लोर कवरिंग बनाती है. ठीक है सर. एट द सेम टाइम इसी बंदे का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इन माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड. एक तो लिविंग करके ना दोनों के नाम बड़े कंफ्यूजिंग कर दिए बदमाशों ने. ठीक है. ये माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? ब्लैंकेट बनाती है. तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, जब एक ही बंदा इसका डायरेक्टर है और एक ही बंदे का यहां सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन कंट्रोल वाली फील आ रही है. हाँ, तो क्योंकि कॉमन कंट्रोल वाली फील आ रही है, दोनों हो गई रिलेटेड पार्टी. ठीक है सर. अब एक बात समझना, जो लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड फ्लोर कवरिंग बनाती है, फ्लोर कवरिंग यानी दरिया होती है ना, दरिया, दिल दरिया, वो दिल दरिया, दरिया वो नहीं, रिवर वाला नहीं, दरिया यानी फ्लोर कवरिंग, कारपेट्स. हाँ सर, कारपेट्स बनाने में लेबर लगती है, बट ये जो दूसरी एंटिटी ब्लैंकेट बना रही है, इसमें लगती है मशीनरी. यानी इस एंटिटी को क्या चाहिए? लेबर चाहिए. इस एंटिटी को क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए. अब सर एक ट्रांजैक्शन हुई, ये वाली एंटिटी ने मशीनरी जो यूज करती है, इसने एक मशीनरी सेल करी 1 करोड़ रुपीस की, दैट इज एट नॉर्मल मार्केट रेट टू दिस एंटिटी. अब एक बात बताओ, क्या इस एंटिटी जो लेबर से काम कराती है, इसको मशीनरी की जरूरत है? सर नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज नॉट अ जनरल ट्रांजैक्शन? यस, दिस इज अ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो अगर आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दिखती है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मुझे बताओ इसका कोई बिजनेस रैशनल है? नहीं सर. सो दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर. ये पक्का दोनों मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. तो यही बात आपके आंसर में भी आपको मिल जाएगी. सर कौन सा क्वेश्चन है माई लिविंग वाला? मैं आपको दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. एक बार अगर चाहो तो पॉज करके रीड कर लेना. यहां पे सर सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिलती है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, शुभम सर ने क्या बताया था? इसका कॉन्ट्रैक्ट देखना. कॉन्ट्रैक्ट में आप इवेल्युएट करोगे बिजनेस रैशनल कि है या नहीं, जिससे आपको पता चलेगा कहीं ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे. अब सर फ्रॉड करने के 2 ही तरीके होते हैं, मैंने आपको ऐसे 240 में सिखाया था, या तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है बिजनेस रैशनल, यानी द
रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कि ये ट्रांजैक्शन क्यों की जा रही है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो 1 और 2 लाइंस में, और फिर आखिरी में आप बोलोगे जो बिजनेस रैशनल है ये इनकंसिस्टेंट लग रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा, बिकॉज लेबर इंटेंसिव एंटिटी है, उसको मशीनरी की जरूरत ही नहीं है, तो पक्का यहां पे कोई फ्रॉड की फेल आ रही है, देयर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इतना सही क्वेश्चन है, ऐसे ही समझना है। अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका एमटीपी नवंबर 20 में आया हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर में भी आईसीआई के, शायद एग्जाम में जल्दी देखने को मिल जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लास्ट लाइन पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अबाउट द आइटम्स टू बी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी। हमें किसको रिपोर्ट करना है? टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा स्टैंडर्ड है जो बात करता है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी? एसए 260। ये कहता है जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। अब सर एक तो पता चल गया ऐसे 260 आएगा, बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी रेफरेंसेस मिलेंगी। कहते हैं while the audit team has identified few matters they need your advice to conclude on the same। engagement partner कहता है कि रिव्यू करो बोर्ड मिनट्स एंड बाकी रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन विच फॉलोइंग एडिशनल मैटर्स वर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। पहला मैटर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम अ पेरेंट कंपनी रिलेटेड पार्टी विच हैज नो रिटर्न टर्म्स, कोई रिटर्न टर्म्स नहीं है, और जो हमने बोरोइंग लिया ना तो हम उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है? हाँ। अब सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग प्लस डिस्क्लोजर चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मुझे बताओ एप्लीकेबल एफआरएफ शुभम सर ने क्या सिखाया था? AS 18 इंड AS 24। क्या ये बात आती है? इसी बारे में आपने लिखना है एज ऑडिटर। सेकेंड थिंग, सर्टेन कंप्यूटर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह, जिनकी वैल्यू थी 23,000 रुपए, 23,000 रुपीज। इनकी ना तो कोई अकाउंटिंग ना कोई डिस्क्लोजर है इन द अकाउंट्स। अगेन मुझे बताओ क्या लिखेंगे? AS 18 इंड AS 24 का रेफरेंस देंगे और हमारे हिसाब से इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। अच्छा इंड AS 24 में ऐसा लिखा है क्या कि कोई छोटी अमाउंट है तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है? सर ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई लिमिट नहीं दे रखी अकाउंट्स में कि इतनी लिमिट के ऊपर होगा तो ही डिस्क्लोजर होगा। तो इवन इफ इट इज 23,000 इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। एंड इसी के साथ सर एक पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, देखो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ 3.25 lakhs पर मंथ इज पेड टू वी केयर एसोसिएट विच इज अ पार्टनरशिप फर्म विच इज अ रिलेटेड पार्टी। खुद ही बोल दिया रिलेटेड पार्टी है, ठीक है सर। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर द मार्केटिंग सर्विसेज। हमने इस चीज की इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराई और हमको पता चला ये जो आप 3.25 लाख रुपए पे कर रहे हो इट इज हायर देन द आर्म्स लेंथ प्राइस बाय 0.25 lakhs पर मंथ। अगेन ये क्या है? ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, दिस इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वाइल द ट्रांजेक्शन वॉज अकाउंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है। सो अगेन आप मेंशन करोगे AS 18 इंड AS 24 के हिसाब से डिस्क्लोजर होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, क्या हम ऑडिट में एक और रेफरेंस पढ़ते हैं? सी ऐसे 550 तो लगेगा, ये तो समझ आ गया हर जगह रिलेटेड पार्टी की बात हो रही है। क्या हम ऑडिट में एक और जगह ऐसा पढ़ते हैं कि जो भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, उसके साथ आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है, सबसे पहले तो सर इट शुड बी प्रॉपरली अकाउंटेड प्लस डिस्क्लोज्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरी चीज हमें यहां पे फॉलो करना होता है सेक्शन 177 एंड 188। क्या इसके ऊपर भी ऑडिटर रिपोर्ट करता है क्या? सर हाँ, कहां रिपोर्ट करता है? कारो 2020। कौन सा क्लॉज? तेरा होने लगा हूं, रिलेटेड पार्टी के लिए गाएंगे ना, क्लॉज 13। सो क्लॉज 13 ऑफ योर पैरा 3 कारो 2020। तो भैया इसका रेफरेंस भी आपने देना है। तो सर कितने सारे रेफरेंस हो गए? घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमने बस बोला है ऐसे 260 का रेफरेंस आएगा कि जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हो। ऐसे 550 का रेफरेंस आएगा कि एज अ ऑडिटर आपने इंश्योर करना है कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से ट्रांजेक्शन है दे आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, एंड इसके जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर आप बस इतना बोलोगे जो AS 18 है इंड AS 24 है उसके हिसाब से सब अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज होना चाहिए। एंड इसके बारे में ऑडिटर रिपोर्ट कहां करता है? सर वी रिपोर्ट इन क्लॉज 13 पैरा 3 एंड ऑफ कारो 2020।
क्या सीए फाइनल की फील आ रही है सर। एंड लास्ट में आपके पास एक पॉइंट और दे दिया, इनका पेट नहीं भरा, ये कहते हैं इस पॉइंट पे और कमेंट करो। Audit manager has reported that she had asked for certain information relating to another related party transaction of 47 lakh rupees. उसने 47 लाख रुपीस की एक और ट्रांजेक्शन थी जिसपे इंफॉर्मेशन मांगी, बट सीएफओ ने रिफ्यूज कर दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम ऑडिटर को नहीं दे सकते। जब आपको सीएफओ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेने देता, इसको क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो यहां पे कौन सा ऐसे लगेगा, ऐसे 705, कि हमको हो सकता है अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़े। अब आ जाओ एक बार फटाफट आईसीए का आंसर गो थ्रू कराता हूं। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, देख के घबरा मत जाना, पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप एनालिसिस करके चलते हो तो लॉजिकली आप अपने आंसर में सारे पॉइंट्स लिख दोगे। तो देखो सबसे पहले आंसर कहां से स्टार्ट किया, ऐसे 550। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट मैटर्स इन कनेक्शन विद रिलेटेड पार्टी टू टीसीडब्ल्यूजी। Unless all the TCWGs are management, auditor will communicate with TCWG the significant matters। ये बात हमने सीखी थी ऐसे 260 में, ठीक है। तो 550 भी हो गया, 260 भी हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। प्लस रिलेट सब डिस्क्लोजर होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, इंड AS 24 AS 18, ये आ गया थर्ड रेफरेंस। फिर आपने पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करना है। सबसे पहले जो 3.25 लाख रुपए वाला पॉइंट था, इसके बारे में आप बोलो इट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड एज पर इंड AS 24 AS 18, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, ये जो सीएफओ ने रिफ्यूज किया है, हमको एविडेंस नहीं दिया है, इट इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप एज पर ऐसे 705। फिर ये जो फ्री कंप्यूटर थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग थे, जिसपे ना तो कोई इंटरेस्ट पे हुआ ना प्रिंसिपल हुआ, इसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर होगा एज पर इंड AS 24 AS 18। तो जो 3 पॉइंट क्वेश्चन में दे रखे थे, हमने उसको सेपरेटली एनालाइज कर दिया। एंड आखिरी में कारो 2020 को मत भूल जाना रे। सो क्लॉज 13 पैरा 3 कारो 2020, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इट शुड कंप्लाई विद सेक्शन 177 188 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या बढ़िया है ना। 550 रिलेटेड पार्टी, 177 रिलेटेड पार्टी, 188 रिलेटेड पार्टी, जहां 2 नंबर मैच हो जाते हैं वहां रिलेटेड पार्टी। जॉइंट ऑडिट। मजे ले रहे हो सर, अरे तो याद रखना ये तो जॉइंट ऑडिट ही रहेगा, ठीक है। 299 इज जॉइंट ऑडिट, बट इसके अलावा जहां भी नंबर मैच होते दे आर रिलेटेड पार्टी। 177 188 सेक्शन रिलेटेड पार्टी, 550 ऑडिट इज आल्सो रिलेटेड पार्टी। अब सर ये तो लॉ के हिसाब से हो गया, प्लस हमको डिस्क्लोजर चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो क्लॉज 13 का रेफरेंस भी आ जाएगा। सो यहां पे हमारा पूरा का पूरा आई थिंक स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस, फुल रिवीजन ऑफ ऐसे 550 डन डनाडन डन। अच्छा, क्या इसकी क्विक रिवीजन भी करा दूं? हाँ सर करा दो, जस्ट गेट रेडी। अब सर मामला मैंने आपको फैला के दिया है तो समेट के भी मैं ही दूंगा, ठीक है। आजा मेरे साथ, अब रेफर करेंगे, कहां गई मेरी रिवीजन, मेरी जान सामने आओ। आजा आजा आजा, आ गई। ऐसे 550 1 पेज रिवीजन, ठीक है। ऐसे 550 1 पेज रिवीजन। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ सर रेडी है। तो सबसे पहले आ जाओ, रिवाइज करते हैं फटाफट। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 5-6 मिनट्स टू प्रॉपरली रिवाइज दिस थिंग। सो सर ऐसे 550 में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिव के साथ। बड़ी सिंपल चीज़ें, इनको बस समझ के चलना। अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, कहीं कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं। एग्जांपल, कहीं किसी रिलेटेड पार्टी का अगर एंटिटी पे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, इट इज़ अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फिर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, मिसलीडिंग तो नहीं है एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फिर रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन है, अगेन बस समझ के चलनी है, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाले, फिर नीचे वाले, फिर साथ वाले। ऊपर वाले यानी एनी एंटिटी जिसका रिपोर्टिंग एंटिटी पे कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नीचे वाले यानी जहां रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी एंटिटी पे कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दिस कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साथ वाले यानी एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। अब इसकी जो एक्सेप्शन है, ये सर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था कि इफ द 2 एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट, स्टेट का मतलब है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई लोकल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो सर हम उनको रिलेटेड पार्टी कहीं ना कहीं नहीं मानते, उनको डिस्क्लोजर नहीं देना। बट इंड AS 24 कहता है 2 चीजें तो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। सर क्या? सबसे पहले नेम ऑफ द गवर्नमेंट, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या उसका आप पे कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो बताओ। साथ ही साथ जिस एंटिटी के साथ आप कॉमन कंट्रोल में हो, क्या आपने उसके साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी? हाँ, तो वो भी डिस्क्लोज करो। नाउ दिस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कैन बी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। बहुत बढ़िया। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, इस पे क्वेश्चन भी किया। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। ये कहां पे लेंगी? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में। रिकॉर्ड्स देखते वक्त अलर्ट रहना, यानी एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। इससे क्या मिलेंगे?
circumstances that related party relationships and transactions are not disclosed to the auditor. And यही circumstances से हमको पता चलेगा about their internal control, यानी importance that the management gives to internal control about identifying, accounting and disclosure of related party relationships and transactions. देन वी टॉक्ड अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर्स. अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं. कौन कौन से 5-6 रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं? सर, हमने कंफर्मेशन ली थी फ्रॉम बैंक, फ्रॉम लीगल और अन्य थर्ड पार्टी कंफर्मेशन. इसके अलावा हमने मैनेजमेंट को समझने के लिए हमने उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे. सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड TCWG और कुछ अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की पेयरिंग करी थी. सर, पेयरिंग कैसे करी थी? जिनका नाम IN से शुरू होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. फिर उसके बाद ऊपर वाले कौन है? जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उसके लिए देखिए शेयर होल्डर रजिस्टर. नीचे वाले कौन है? जिनमें हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए देखिए रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड बाकी हमारी रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं? जो हमारे की मैनेजेरियल पर्सन होते हैं. तो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है, एग्रीमेंट्स है विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, वो देख लो. जहां उन्होंने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया है, एनी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट एंड TCWG, आप वो भी देख के चल सकते हो. वाओ. अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर की. दो तरह के प्रोसीजर है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड स्पेशल केस वाले प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगेन बस समझ के चलना है, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है. सबसे पहले सर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है अबाउट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन. इसके लिए क्या करेंगे? इंक्वायरी. पहली इंक्वायरी क्या है कि आप बताओ कौन कौन आपकी रिलेटेड पार्टी है, उनकी आपके साथ क्या रिलेशन है, फिर आपने क्या ट्रांजैक्शन करी, जो ट्रांजैक्शन करी वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन थी, उसका पर्पस क्या था. फिर आप इंक्वायर करो अबाउट द इंटरनल कंट्रोल. कौन से? अकाउंट्स वाले, लॉ वाले. अकाउंट्स वाले यानी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड. लॉ का काम है ऑथोराइजेशन लेना, अप्रूवल लेना. सो ऑथोराइजेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और इसके जैसी ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. फिर हमने डिस्कस करे दो स्पेशल केसेस. सबसे पहले केस नंबर 1, आपने आइडेंटिफाई करी कोई अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताता है. अगर कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिलती है जो मैनेजमेंट ने नहीं बताई, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू एंगेजमेंट टीम मेंबर. फिर मैनेजमेंट को बुलाओ और उनसे पूछो बाकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन सी है इस पार्टी के साथ, और ये बताओ तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल क्यों फेल हो गए टू आइडेंटिफाई दिस रिलेटेड पार्टी. अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. जो नई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है उस पर आप टेस्टिंग करो, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करो, और फिर सोचो कहीं ऐसा तो नहीं इसके अलावा और भी ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं ये इंटेंशनल था. सो आपको फिर इसकी ऑडिट इंप्लीकेशन देखनी पड़ेगी. रिकंसिडर द रिस्क. मेक सेंस? यस सर. देन टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो ऐसे केस में जब भी आपको कुछ उल्टी सीधी ट्रांजैक्शन दिखती है तो हम क्या देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स लिखी हैं. सो इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. देखो इसका क्या लॉजिक है, क्या बिजनेस रैशनल है. जो यहां पे टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है दे आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन. फिर अपने बेसिक्स पे आ जाओ. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग और लॉ. अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल FRF. लॉ के हिसाब से दे आर ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड. आखिरी में बस हमने दो छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, 2-3 फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आप रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है कंसर्निंग द रिलेटेड पार्टी आप कम्युनिकेट करोगे टू TCWG एज पर SA 260. इस पे हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी किया. फिर आपने डॉक्यूमेंट क्या करना है? नेम एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, बेसिक पॉइंट है. एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना कि मैनेजमेंट ने जितनी भी रिलेटेड पार्टीज थी, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और किसको डिस्क्लोज कर दिए? टू द ऑडिटर. खुश राजी? खुशी मिल गई, ठंड पै गई? हाँ सर, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क. जब आप एक पूरा हार्ड वर्क कर लेते हो पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का, क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, इस तरह के प्यारे प्यारे 1 पेजर चार्ट से आप पूरा का पूरा ऐसे रिवाइज कर सकते हो इन 5 to 6 मिनट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस रिवीजन. आई होप आपको अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन. इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें. खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे. ऑल द बेस्ट. लगे रहो. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. हमें राही ऑडिट के. फिर मिलेंगे चलते चलते. कीप गोइंग ऑल ऑफ यू.